वेलकम बच्चों। एक नई एनर्जी और एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ हैं। आज टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में तीन इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट में दो इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब एक एक कर इन सभी का हमें अच्छे से अध्ययन करना है, अच्छे से समझना है, कंसेप्चुअली अच्छे से देखना है। सो लेट्स डिस्कस इंडक्शन इफेक्ट। The displacement of electron pair along the carbon chain due to the difference of electronegativity of groups present along with carbon chain is known as inductive effect. अब देखें, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो कार्बन के साथ अटैच्ड एक ग्रुप बी ग्रुप, ये या तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है या तो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। इफ D is more electronegative and is less electronegative, अगर G कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को पार्शियली विड्रॉ करेगा। ध्यान रखना है, पार्शियली विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर एक स्मॉल डेल्टा चार्ज डेवलप होगा और इस पर एक डेल्टा माइनस डेवलप होगा। अगर बात करें कि G लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन G से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और कार्बन के पास एक डेल्टा माइनस और G के पास एक डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। ये फर्स्ट एग्जांपल में G एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि G कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। G की वजह से जो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड थी, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड G के तरफ अट्रैक्ट होता है और G के तरफ अट्रैक्ट होने के वजह से यहाँ G पर डेल्टा माइनस और कार्बन पे डेल्टा प्लस जनरेट होता है। जब कार्बन पर डेल्टा प्लस जनरेट होता है तो ये अपने साइड वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए मजबूर करता है। ये पॉजिटिव कार्बन है और ये न्यूट्रल था, इस वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट जो है वो इस कार्बन से इस कार्बन की ओर होने लगता है, इस वजह से इस कार्बन पर डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होता है। सिमिलरली जब ये कार्बन प्लस चार्ज डेवलप करता है तो ये भी अपने नेबर कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू करता है और इस कार्बन पे डेल्टा 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 प्लस चार्ज डेवलप होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि डेल्टा इज ग्रेटर देन डबल डेल्टा इज ग्रेटर देन ट्रिपल डेल्टा। अब आगे देखते हैं, अगर यही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट करेगा। यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड का, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और जी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जैसे ही ये कार्बन नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा तो ये इस पाई बॉन्ड के क्लाउड को इधर शिफ्ट करेगा और इस पर डबल डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ पर ट्रिपल डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा। अब आगे देखें हम, this effect is transmitted through chain of sigma bonds and diminishes with the increase of length. ये काफी इजी है समझना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा वन इज पाई, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड टू आर पाई बॉन्ड्स। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड्स के बीच होता है और डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज होता जाता है। जैसे यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे ये डेल्टा प्लस है, उसके बाद ये डबल डेल्टा है और यहाँ पर ट्रिपल डेल्टा होता है।
ये चार्ज सब्सिडाइज्ड होता जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब देखें, दिस इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट बियॉन्ड द थर्ड कार्बन। और चार्ज इस तरीके से घटता जाता है कि अगर हम इस ग्रुप से अटैच इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन बोलें, तो इससे अटैच अगर फोर्थ कार्बन है तो इस पर ऑलमोस्ट नील चार्ज डेवलप होगा। और इस कार्बन के लिए इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा। इस ग्रुप के थ्रू, इस ग्रुप की वजह से इस कार्बन पे कोई भी इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट को एक साथ हम देख लें। इंडक्टिव इफेक्ट इज दस अ परमानेंट इफेक्ट, एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव्स देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। ये काफी क्लियर है यहाँ पर। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लिए है, ये कंप्लीटली इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास नहीं आता है, पार्शियली आता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की है और जो इस ग्रुप का है, जिसके मिलने से यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो ये इसी के पास रहना है, ये इसी के पास रहना है, शेयरिंग होनी है, लेकिन ये अपने ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरे जगह पर नहीं जाएगा। इट्स ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये हम लोगों ने देख लिया है। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन अ सिंगल डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखें, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पूरा का पूरा पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ है। यहाँ पर देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सिमिलरली अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पूरा का पूरा पोलराइजेशन इधर से इधर हम देखेंगे, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड ओनली, मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ही ये ऑब्जर्व्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होगा। इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग पावर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन withdrawing groups, inductive effects can be of two types. First is minus I effect. The group which withdraws electron is known as minus I group and the effect is known as minus I effect. माइनस आई इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर डेल्टा माइनस होंगे और इसे डेल्टा प्लस करेंगे। यहाँ पर कुछ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स के सीक्वेंस दिए हुए हैं और ये सीक्वेंस उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है। इसका मतलब है NH3+ जो है वो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है, फिर NH3+ कर सकता है, फिर NO2 कर सकता है, सॉरी। इसी तरीके से हम देखें तो लास्ट में आकर हाइड्रोजन है। तो इस सीरीज को याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ हैं जैसे नाइट्रोजन के ग्रुप्स हैं, यहाँ पर NO2 ग्रुप हैं, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सब हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, हाईली इंडक्शन इफेक्ट। फिर SO3H है, COR ग्रुप है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं और प्रैक्टिस होने से ये ऑटोमेटिक खुद याद भी हो जाता है। फिर दूसरे टाइप के इफेक्ट की बात करते हैं और वो है प्लस आई इफेक्ट। ग्रुप which donates or gives electron is known as plus I group and the effect is known as plus I effect। यहाँ पर कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच्ड होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन पे डेल्टा माइनस और इस ग्रुप पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा। इस टाइप के ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहते हैं। कुछ प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स के यहाँ पर सीक्वेंस दिए हुए हैं और ये भी उनके पावर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। CH2- जो है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, NH- उसके बाद होगा। सिमिलरली इस तरीके से H लास्ट में लिस्ट इफेक्ट का होगा। H को हम
ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर बात करें कि किसी भी कार्बन ग्रुप में अगर एक एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इस एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनकी प्लस-आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगी। एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स के कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखें। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। हम लोगों ने बेसिकली 3 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को देखा है। फर्स्ट इज कार्बोकेटाइन, सेकेंड इज फ्री रेडिकल एंड थर्ड वन इज कार्बेनाइन। एक और इंटरमीडिएट होता है, एक और नहीं, और भी इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे कार्बीन, नाइट्रीन। लेकिन इन इंटरमीडिएट्स के बारे में अभी हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे और स्पेशली सारे इंटरमीडिएट्स को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे पहले आता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इस तरीके से हम सोच सकते हैं, आप देखें किसी भी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके लिए एक अनवांटेड चार्ज है। कोई भी एलिमेंट किसी भी चार्ज को रखकर स्टेबल नहीं हो सकता है। तो एक ऐसा ग्रुप जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इसके इस पॉजिटिव चार्ज को अगर ये डेल्टा प्लस होकर इसे डेल्टा माइनस डोनेट करता है, इसके ओवरऑल चार्ज को वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज होने के वजह से ये कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कार्बोकेटाइन के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सब्सिडाइज करता है और उसे स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। और जितना प्लस आई नेचर का ये ग्रुप होगा, जितनी इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा होगा। और अगर ये माइनस आई इफेक्ट का है, माइनस आई का अगर इफेक्ट ज्यादा है तो सी से अगर किसी माइनस आई ग्रुप को लगा के रखें तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा सकता है और इसे डिस्टेबलाइज कर सकता है, जो कि यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशनशिप में दिखाया गया है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी केटाइन है, और ये मेरा मिथाइल केटाइन है। तो अगर थोड़े से इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो इस तरीके से दिखेगा। पहला जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, जिस कार्बोकेटाइन से नंबर ऑफ कार्बन्स डायरेक्ट अटैच जितने ज्यादा हो, यहाँ पर 3 है, ये 3 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कार्बन अटैच 2 है तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। नंबर ऑफ कार्बन अटैच सिर्फ 1 है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। और अगर एक भी नहीं है तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। तो अगर इनके स्टेबिलिटीज की बात करें हम, तो ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, हमने देखा कि अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, और चूंकि 3 अल्काइल ग्रुप है इसलिए इसका ओवरऑल चार्ज 3 डेल्टा से मिनिमाइज होगा, 3 टाइम्स डेल्टा से। यहाँ पर अगर 2 ग्रुप हैं तो 2 बार मिनिमाइज होगा, यहाँ पर एक ग्रुप है तो एक बार मिनिमाइज होगा। इस तरीके से ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और यहाँ पर कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं है तो ये लेस स्टेबलाइज होगा। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए एक हमारे पास सीरीज आ जाती है, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन, सॉरी, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की एक छोटी सी सीरीज आ जाती है।
ये सीरीज अभी आगे जब हम कार्बोकेटाइन के बारे में स्पेशली क्लास लेंगे तो वहां पर और भी बड़ा सीरीज आएगा और सारे फैक्टर्स को हम लोग वहां कंपेयर करके फिर वहां पर देखेंगे। ये दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में CH3 के साथ एक दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। ये कार्बोकेटाइन है हमारा CH3। CH3 कार्बोकेटाइन के साथ एक Br ग्रुप अटैच्ड है। Br का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। सिमिलरली यहाँ पे Cl का इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग नेचर है और F का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। अगर Br Cl और F की बात करें तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये इंडक्शन इफेक्ट सबसे ज्यादा कर सकता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पर उससे कम डेल्टा माइनस होगा और यहाँ पर उससे कम डेल्टा माइनस होगा, क्योंकि इस ग्रुप को Br सबसे कम डिस्टेबलाइज करेगा, Cl उससे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और F सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और यहाँ CH3 स्टेबलाइज करेगा। इससे काफी इजी हो जाता है ये फर्स्ट स्टेबिलिटी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जो F ग्रुप है वो इस कार्बोकेटाइन ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड है। इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसे बीटा कार्बन कहते हैं, इसे हम गामा कार्बन कहते हैं। इस कार्बोकेटाइन से ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये गामा कार्बन होगा। इस कार्बोकेटाइन से ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, ये फ्लोरीन ग्रुप हैं यहाँ पर। और ये फ्लोरीन यहाँ पर अल्फा ग्रुप में है, यहाँ पर बीटा कार्बन पे है और यहाँ पे गामा कार्बन पे है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसकी जो इंडक्शन इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है और इसके वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसमें सबसे कम होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा। इसी वजह से स्टेबिलिटी सीरीज इसकी इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। So maximum minus I with minimum distance and minimum minus I with maximum distance. I effect, induction effect is distance dependent effect. Next example अगर हम देखें इसमें NO2 ग्रुप है। देखें यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। Similarly this is also alpha and beta. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हर एक जगह पर बीटा पोजीशन में ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी NO2 की ज्यादा है F से और OH से, जो कि हमने पहले सीरीज में देखा था। ये मोस्ट डीस्टेबलाइज्ड होगा, ये उसके बाद और ये उसके बाद। तो स्टेबलाइजेशन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की सीरीज इधर से उल्टी होगी और ये इसका सही आंसर होगा। अगर इसकी बात करें हम देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पे ट्राइटेरियम है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ आइसोटोप इफेक्ट। और इसमें देखें तो हम पाएंगे कि जो बड़ा सा ग्रुप है उसका इंडक्शन इफेक्ट ज्यादा बड़ा होता है, इसका उससे कम होगा और इसका उससे कम होगा। तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, ये प्लस आई इफेक्ट देगा। CH3 से प्लस आई इफेक्ट CD3 का ज्यादा होगा और CD3 से CD3 का ज्यादा होगा। ये प्लस आई इफेक्ट जो है वो इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा। इसके अकॉर्डिंगली सीरीज हमारा ये हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबलाइज होगा, ये उसके बाद और ये उससे कम स्टेबलाइज होगा इंडक्शन इफेक्ट के थ्रू। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसे बोलते हैं हम DNP रूल। D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, N स्टैंड फॉर नंबर एंड P स्टैंड्स फॉर पावर। डिस्टेंस नंबर पावर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और फिर समझेंगे कि DNP रूल क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें इन दो कार्बोकेटाइंस की,
इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अल्फा पोजीशन पे आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पर बीटा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 इज हायर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ F। ये हम लोगों ने पहले सीरीज में देखा है, लेकिन कि ये अल्फा पोजीशन पे है, इसका डिस्टेंस जो है वो कार्बोकेटाइन से कम है और इसका डिस्टेंस जो है वो लार्जर है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो इस फ्लोरीन का ज्यादा होगा, NO2 का कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, इसीलिए ये ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा और ये उससे लेस स्टेबलाइज होगा। तो स्टेबिलिटी इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। और इसका आंसर देखें हम, आंसर भी वही है। तो ये एग्जाम्पल है डिस्टेंस विंस ओवर पावर का। डिस्टेंस कम है लेकिन पावर ज्यादा है, पावर NO2 ग्रुप का ज्यादा है, ग्रुप का कम है, इन माइनस आई इफेक्ट का पावर, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से F ग्रुप यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव है NO2 ग्रुप के कंपैरिजन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन पर ही है और यहाँ पर भी अल्फा पोजीशन पे है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, F और F, और यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम है। NO2 का पावर जो है वो F से ज्यादा है लेकिन F में नंबर ज्यादा है, तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर लेस डिस्टेबलाइज होगा। तो स्टेबिलिटी भी इसकी इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और ये आपका आंसर भी यही है। और यहाँ पर है ये एग्जांपल, नंबर विंस ओवर पावर, number of electron withdrawing group is more here than number of electron withdrawing group here। एक और एग्जांपल हम देखें। इस एग्जांपल में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे है और यहाँ पर बीटा पोजीशन पे है। अब बीटा पोजीशन पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और अल्फा पोजीशन पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, इस फ्लोरीन से NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी भी ज्यादा है और ये नजदीक भी ज्यादा है। आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। NO2 is going to more destabilize, so second one will be more stabilized। So answer is this, and this is the rule of distance wins over number। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लेकिन इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस विंस ओवर नंबर। यह हमारा DNP रूल। एक और इम्पोर्टेंट रूल है ब्रिज हेड कार्बन के बारे में। ये ब्रिज हेड का स्ट्रक्चर है, इसमें ये इसकी तरीके से है और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इस प्लेन के ऊपर आ रहा है, इस प्लेन के ऊपर आ रहा है। सपोज करें हम ये दो पॉइंट पे ये अटैच्ड है, तो ये दो जो हैं वो इस तरीके से प्लेन के ऊपर से इस तरीके से आपके आ रहे हैं। इस पोजीशन को ब्रिज पोजीशन कहते हैं, ब्रिज हेड कहते हैं। और ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड एट ब्रिज हेड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। इट अंडरस्टैंडेबल, इजी है समझना इसे। कुछ एग्जांपल्स देखें। अगर एग्जांपल्स देखें यहाँ पर तो ए बी सी और डी में स्टेबिलिटी सीरीज हमें बतानी है। इसमें बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। इस पोजीशन पे देखें तो ये ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंगली पॉसिबल नहीं है, तो ये सबसे लिस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा।
तो इसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस कार्बोकेटाइन में इससे जुड़े हुए दो कार्बन्स है, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इससे जुड़े हुए 3 कार्बन हैं, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये इस कार्बन से जुड़े हुए सिर्फ एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। We all know 3 डिग्री कार्बोकेटाइन is more stable than 2 डिग्री than 1 डिग्री। तो आप इसके अकॉर्डिंगली सीरीज बना लीजिए। 3 डिग्री यानी कि D will be more stable, सॉरी, D will be more stable, D will be more stable, 3 degrees more stable than 2 degree A, and लास्ट में C, और चूंकि B है वो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड होगा। तो इस तरीके से हमारी एक सीरीज आ जाती है और इसका आंसर भी आपके सामने है, DACB। एक और एग्जांपल लें। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये काफ़ी इजी है, मैंने काफ़ी जल्दी आंसर भी फ्लैश कर दिया था। ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर जो डिग्री है कार्बोकेटाइन की वो 2 डिग्री है, यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 डिग्री है। सो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो काफ़ी इजी था इसलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज वेरी सिमिलर टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और जो हमने वहां पर रिलेशनशिप देखा था वही रिलेशनशिप यहाँ पर भी है। आप ध्यान से देखें। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, सिमिलरली फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और इन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि प्लस आई ग्रुप का कैपेसिटी ज़्यादा होने से भी ये बढ़ेगा। सिमिलरली माइनस आई ग्रुप का कैपेसिटी ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स घटेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें इसमें। यहाँ पर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री फिर मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं उसी तरीके से कार्बोकेटाइन से और काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। और यहाँ पर भी उसी तरीके से जो एग्जाम्पल कार्बोकेटाइन में था सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, तो इसे भी काफ़ी इजीली समझा जा सकता है। फ्लोरीन इज more electronegative and it has maximum minus I effect, and bromine has less electronegativity in comparison to fluorine, chlorine, bromine, then it is least minus I effect. So इसमें तो ये प्लस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पर इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा और इसमें भी माइनस आई इफेक्ट होगा। इसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा। तो स्टेबिलिटी सीरीज भी इस तरीके से डिफाइन की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। हियर the groups are electron donating group. Here on alpha position this is fluorine electron withdrawing group, on alpha position CN group, and on alpha position nitro group. This can be explained on the basis of power of electron withdrawing groups. NO2 has more power than CN than fluorine. So this is the capacity or power of minus I group, minus I effect. Hence, accordingly, the series of stability of free radicals can be explained like this. अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बेनाइन कार्बोकेटाइन का उल्टा होता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस आई वाले ग्रुप, वो इसे स्टेबलाइज कर जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जो प्लस आई वाले ग्रुप होंगे, वो उसे डिस्टेबलाइज कर जाएंगे। सो ये स्टेबलाइजेज एंड दिस वन इज डिस्टेबलाइजेज। तो इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये रिलेशनशिप कार्बोकेटाइन के रिलेशनशिप से बिल्कुल उल्टा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से
इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से इसकी स्टेबिलिटी घटती है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो 1 डिग्री यहाँ पर मिथाइल कैटाइन है, मिथाइल एनाइन है, तो मिथाइल एनाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, so it is reverse of stability of carbocation. Similarly this one and this one and this one. Obviously, this one can be explained on the basis of capacity of minus I effect. Cn has more capacity than COH group and it has more capacity than C triple bond CH group. So the sequence is like this. This is the capacity of minus I effect, minus I group. Next example is this. This is also all about capacity of electron withdrawing group. अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ एसिड HA. HA will ionized H plus and A minus ion, and K is acid ionization constant, which is obviously concentration of H plus into A minus divided by concentration of HA. Acidic strength is proportional to concentration of H plus or value of Ka, which is inversely proportional to value of pKa. pKa is nothing but minus log Ka. So acidic strength is directly proportional to the concentration of H plus, and the acidic strength is proportional to stability of anion. If this anion is going to be stable here, then this reaction will be shifted to this rightward and concentration of H plus will increase. So acidity, this point is very vital. If we have to see the acidity of HA, we have to see the conjugate base. How much the conjugate base is stabilized. Thus the strength of acid is function of stability of acid anion, and it can be represented as, because it is the stability of anion, so it is very similar to stability of carbanion, and the sequence is same as carbanion. So it is proportional to the electron withdrawing group and strength of electron withdrawing group, and inversely proportional to plus I group. Stability of carbanion is okay. Similarly, the stability of carbanion and stability of acid strength are same thing, so acid strength is this. We will take some example. Here acidic strength of Hi is maximum and Hf is least. This is nothing but because of I minus, I has the larger shape, larger atomic radii, and it can contain minus charge more comfortably than F. So our conjugate base will be stabilized like this, and hence the acidic nature is like this: HF, HCl, HBr, and HI, like this. Next we have this example. This is also very easy. If we are going to see the conjugate this CH4 plus NH4 plus H2O and HF, if we are going to see the conjugate base of this will be CH4. Okay, so no H plus here, no plus. NH4 will have a positive charge, CH4 will have not at all a positive charge. So the
group will be like this, CH3 minus. Here the group will be like this, NH3 and H plus. Here we have H plus and OH minus, and here we have H plus plus F minus. So by comparing the stability of these carbanions or these conjugate bases, we can say the acidic strength is following like this. Now we have some other examples here, and it is very similar to like that. If we will see the conjugate base of this, ClCH2 CO O minus. Similarly, here Cl Cl H COO minus, and here 3Cl, so Cl 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 CO O minus. So it has maximum electron withdrawing nature, it has a good electron withdrawing nature, and has lesser electron withdrawing nature due to the presence of 3Cl minus 3Cl, 2Cl and 1Cl. So acidic strength will be like this only, as the stability of this is like this. So answer. Next, these two groups, Cl is closer, that is it's on alpha position, and this is on beta position. We can see the conjugate base here, CH2Cl O minus, CH2NO2, CH2O minus. Since the distance of NO2 is greater in this and lesser in this, so it will be more stabilized, and hence the acidic strength will be in this order. Next we will see few other examples. So the next example is this, and this can be explained on the basis of plus I effect. The plus I effect of 3CH3 group is maximum 2CH3 group afterwards and 1CH3 group afterwards, and no CH3 group here. So no CH3 group attached to alpha carbon. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अल्फा कार्बन से यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन से अटैच्ड CH3 ग्रुप नहीं है, तीनों हाइड्रोजन्स हैं। तो इस तरीके से प्लस आई इफेक्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि इसमें प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा और इसमें प्लस आई इफेक्ट मिनिमम होगा। तो इससे हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। Basicity of amines. Basicity is defined as the tendency to donate an electron pair for sharing. The difference in the base strength of various amines can be explained on the basis of plus I effect. The groups producing plus I alkyl group tends to intensify electron density over N in amines, thereby producing a base strengthening effect. So प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो एमाइन की बेसिसिटी बढ़ेगी, और अगर पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा तो एमाइन की बेसिसिटी बढ़ेगी, विच इज प्रोपोर्शनल टू केबी, similar to K, here Kb, and inversely proportional to Pkb. Whereas the group producing minus I effect tends to decrease the electron density over N atoms in amines, thereby producing a base weakening effect. So the minus I effect will be inversely proportional to the basic strength of amines, and the relationship is here. Here we have an example. As per the induction rule, here N is attached with 1 R, here N is attached with 2 R,
and here N is attached with 3R. I have marked here circle. इसमें थोड़ा सा एक बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो एज पर इंडक्शन रूल इसका इंडक्शन इफेक्ट एक एल्काइल ग्रुप का है, इसका दो एल्काइल ग्रुप का है और इसका तीन एल्काइल ग्रुप का है। तो एज पर इंडक्शन रूल ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो थर्ड में सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंड पे होगा और फिर फर्स्ट पे होगा। तो इसी सीरीज में इसी अकॉर्डिंगली ये बेसिसिटी भी इसकी होनी चाहिए, बेसिक नेचर भी इसकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है और ये प्राइमरी एमाइन है। तो 3 डिग्री एमाइन में तीन बड़े बड़े आर ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप है, इसके वजह से ये लोन पेयर पे क्राउडिंग ज्यादा होता है और ये लेस एसेसिबल हो जाता है, ये लेस एसेसिबल हो जाता है और इस वजह से इसकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर जो बेसिसिटी सीरीज होगा वो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री एमाइन की बात हम कर रहे हैं, देन 1 डिग्री और then 3 degree actually and 1 degree. So 2 degree will be maximum basic and then 3 degree and then 1 degree amines. So this is basicity of amines and this is due to another factor which is called steric hindrance. Steric hindrance at nitrogen lone pair. कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम, इसे इरेज करते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, तो इसे फिर हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पर देख सकते हैं, कंजुगेट एसिड के स्टेबिलिटी पे, बेग योर पार्डन। यहाँ पर भी है, आप इसे भी कंपेयर करें उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो O ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पर एरो दिखाया गया है, O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा जिसके वजह से ये लोन पेयर जो है ये इसके तरफ खींचेगा और इसके वजह से यहाँ पर चार्ज की एबिलिटी कम हो जाएगी और ये लेस बेसिक हो जाएगा सेकेंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव नाइट्रोजन है और ये इसके लोन पेयर्स को यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से इसकी भी बेसिसिटी एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है और ये ज़्यादा बेसिक है, ये लेस बेसिक है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर बात करें तो ये टर्सरी एमाइन हो जाता है और ये क्राउडिंग के वजह